नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य विराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थंबनेल से आपको हल्का सा आइडिया लग ही चुका होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। ठीक है। और वो विषय क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मजाक का जो पात्र होता है, मतलब एक कॉमेडी किसी सर्कस का एक पात्र होता है। आज के समय हमारे देश में, हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में हिंदूज़ की वही हालत है। एक कॉमेडी और एक समझ लीजिए हास्य का पात्र बन चुका है। उनकी जान की वैल्यू हो चुकी है। उसकी जान की कीमत किसी चिकन, किसी बकरे और किसी मुर्गे की जान के बराबर हो चुकी है। जिसका मन वो काट के चला जाता है। लिंचिंग की घटनाएं इस प्रकार से बढ़ चुकी हैं। हिंदूज़ के प्रति रेडिकलाइजेशन इस प्रकार से बढ़ चुका है। हिंदूज़ के प्रति लोग इतने ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं, उनकी विचारधारा इतनी कट्टरपंथी हो चुकी है, इस्लामिस्ट रेडिकलाइज पीपल इतने लेवल पर बढ़ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को उस समाज में पेड़ पर बांधा जाता है, सबसे पहले उसको मारा जाता है, लिंच किया जाता है, उसके बाद उसको जिंदा पेड़ पे बांधा जाता है, फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये घटना मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के दीपू जास की। और ये कहते हुए भी मेरा गला भर चुका है और मेरे अंदर का आक्रोश है। लेकिन हम एक सहिष्णु और हम एक परिपक्व और एक सज्जन समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। हम ही नहीं, हमारा पूरा हिंदू समाज। और इस प्रकार की जघन्य अपराध हमारे लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। मैं बात कर रहा हूँ दीपू चंद्रा की। 18 दिसंबर यानी पिछले साल, इसी साल पिछले साल के अंत में 18 दिसंबर को उसको मॉब के द्वारा पहले लिंच किया जाता है, तो उसके बाद उसको ब्रूटली मारा जाता है पुलिस से छीन कर। मतलब पुलिस उसको कैप्चर करती है, पुलिस से छीन कर लिया जाता है मॉब के पास। मॉब उसको मारती है और उसके बाद उसको पेड़ पर टांगा जाता है, उसको जला दिया जाता है। दूसरा नाम मैं बता देता हूँ, अमृत मंडल, सम्राट बहिनी, खोखन दास जो कि एक बिजनेसमैन होता है, उसको ब्रूटली जला दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले की घटना है। फिर बजेंद्र विश्वास, उसके दोस्त के द्वारा उसको सीधा गोली मार दिया जाता है। बजेंद्र विश्वास हिंदू था, उसका दोस्त मुस्लिम था। तो ऐसे अनगिनत नाम हिंदूज़ के घरों पर अटैक होना, हिंदूज़ के साथ ये सारी चीज़ें होना अनगिनत दामों पर बढ़ते जा रहे हैं। मैं अब एक सीरियल वाइज सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा कि घटनाक्रम में किस तरह से हुआ है। सबसे पहले दीपू चंद की बात करते हैं। एक फैक्ट्री वर्कर था, क्वालिटी कंट्रोल में काम करता था और उसके एक दोस्त के साथ किसी मुस्लिम टॉपिक पर लेकर शायद बहस होती है और उसके बाद उसको प्रत्यक्षम की प्रमाण मारा जाता है ब्रूटली और हर चीज़ किया जाता है पुलिस के सामने। दूसरा, इसमें मैं जब इसके पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देख रहा था ना कि थ्रू आउट द ईयर क्यों ऑल ऑफ सडन ये घटनाएं बढ़ गई और क्यों हिंदूज़ के प्रति अदर कंट्रीज़ में, यानी मैं अदर कंट्रीज़ क्या कह रहा हूँ, अदर देन इंडिया, अदर नेबरिंग कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ की हालत किस प्रकार से ख़राब हो गई, उसके मैं डाटा इसके साथ आपके सामने बात करूँ। इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, जब शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया जाता है, यानी कि शेख हसीना वहाँ से छोड़कर चली जाती हैं मिलिट्री के द्वारा उनको, कब 2024 अगस्त में, जब उसके बाद इंडिया में आके शरण लेती हैं शेख हसीना के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर लिंचिंग की घटनाएं, हिंदूज़ के साथ इस प्रकार की घटनाएं अनगिनत तौर पे बढ़ जाती हैं। ये भी नहीं, अभी अपने इस्कॉन के जो एक महंत दास है उनके साथ भी देखा होगा कि उनको किस तरह से खींचकर जेल में ले जाना और फिर उनके साथ ब्रूटली ये सारी चीज़ें करना बढ़ जाती है 2024 के बाद। उसके बाद कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इस्लामिस्ट मोबिलाइजेशन हो जाना, आइसोलेटेड अटैक्स ऑन हिंदूज़ एंड मॉब वायलेंस, उनके टेम्पल्स को तोड़ दिया जाना, दुर्गा पूजा पर इस प्रकार की घटनाएं करना। जो पाक जो बांग्लादेश था पहले वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ठीक है। मैं हिस्टोरिकल डाटा देख रहा था, 1951 में 22% थे, 1961 में 18% हुए, 1974 में 13% हुए। कब? जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हुई। मैं इस पे भी आऊँगा कि 1974 में क्यों 13% हो गए। जब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के समय भारत सरकार जब इंटरवीन करती है तब करती है जब वहाँ पे 2 लाख और 3 लाख से अधिक हिंदुओं को मार दिया जाता है, उनके घरों को, उनके मंदिरों को, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके बाद भारत सरकार का इंटरवीन होता है। 1974 में 13%, 1981 में 12%, 1991 में 10%, 2001 में 9%, 2011 में 8%, 2022 में 7%। सोच सकते हैं कि 22% से लेकर 7% तक माइनॉरिटीज़ की संख्या हो चुकी है कहाँ पे? बांग्लादेश में। और इंडिया में बताने की बात है नहीं, 140 करोड़ हैं हम उसमें, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ हिंदू हैं, 60 करोड़ और 45 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं और अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूडेड हैं। आप देखिए रेशियो देखिए, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ का स्लोप ऐसे है और अदर कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ का स्लोप ऐसे। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके साथ किस लेवल पे अरिस्टोक्रेसी हो रही है उनके साथ। अब मैं इसके कम्युनल वायलेंस और हिंदू जेनोसाइड के जो हिस्टोरिकल डाटास की बात कर रहा था उस पर बात कर। सबसे पहले जो 1971 में जो लिबरेशन वार हुआ, लिबरेशन वार मतलब जब बांग्लादेश अपने आप को अलग होना चाह रहा था, उस समय पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा 2 से 3 लाख लोगों को, हिंदूज़ को मारना, उनके साथ उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होना, गांव के गांव जला देना। और मार्च से लेकर दिसंबर तक, समझ लीजिए 1971 में मार्च से लेकर दिसंबर तक लगभग 8 से 9 महीने इतनी मर्मरता और इतनी बर्बरता से उनकी मृत्यु की जाती है, मारा जाता है, किया जाता है। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा इंटरवीन किया जाता है और तब जाके वहाँ पे
इंडियन इंडियन आर्मी वहाँ पे इंटरवीन होती है, मिलिट्री वहाँ जाती है, उसके बाद बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान से अलग किया जाता है। उसके बाद फिर मिड 1980s और 90s में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो जियाउर रहमान थे, उनके द्वारा 100 मतलब 1989 से लेकर 1990 तक 100 से अधिक मंदिरों का जला देना, तोड़ देना। उसके बाद जो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया जाता है इंडिया में, उसको लेकर वहाँ पर 14 वायलेंसेस, 14 टेम्पल्स को तोड़ देना, कॉक्स बाजार में विलेजेस को जला देना, चितगोंग में विलेजेस को जला देना। उसके बाद 2001 में बीएनपी के द्वारा 18,000 से अधिक हिंदुओं के साथ वायलेंस होना, 200 से अधिक महिलाओं के साथ रेप के केसेस ऑन रजिस्टर्ड। फिर 2023 में शाहबाग में 50 टेम्पल्स को जला देना, 5 हिंदुओं की मृत्यु हो जाना, और मतलब अनगिनत वायलेंसेस के केस धीरे धीरे टाइम बाय द टाइम ये सारे बढ़ते जा रहे थे। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि भाई उनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए नो ह्यूमन राइट। अब सारे ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? कहाँ गया जोहरान ममदानी, जो कि यूएस में बैठ के उमर खालिद के लिए वहाँ से लेटर लिख रहा है गवर्नमेंट के लिए? किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लिख दें कि भाई दीपू दास के साथ क्या हुआ। इंटरनेशनल एजेंसी चुप है, इंटरनेशनल मीडिया चुप है, यूनाइटेड नेशन इस पर कुछ नहीं कर सकता। सारी जो भी टॉप लेवल की गवर्नमेंट है, कंट्रीज है, वो क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्यों? उनके लिए उनके लोगों से इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है दुनिया में। कुछ भी हो, हमें ही अपने लोगों के लिए कंसर्न होना पड़ेगा। उसके बाद मैं मैं जब इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था ना, तो एक सबसे बड़ा तो ये है ना कि जो बांग्लादेश बन चुका है, जब शेख हसीना जो थी, एक कह सकते हैं प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी। प्रो इंडियन मतलब कि उन जो इंडिया के प्रति थोड़ी बहुत नरम थी। कुछ वैसे उनके भी काम थे, चाइना के साथ रिलेशन क्लोज करना, पर अदर देन उसके इंडिया के साथ उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। और शेख हसीना भागने जब उनको देश से 2024 अगस्त में निकाला गया, तो उसके बाद वो कहाँ आके शरण लेती? इंडिया में। इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस देख निकल कर आ रहे हैं, तुर्की का इन्वॉल्व होना बांग्लादेश और नेपाल में, तुर्की का इन्वॉल्व होना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ, आईएसआई का एक्टिवली एक्टिव होना, मतलब इस लेवल पे एक्टिव होना बांग्लादेश में कि आप समझ सकते हैं कि इस लिंचिंग के पीछे भी कहा जाता है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैलाया गया किसके द्वारा? आईएसआई और तुर्की के एजेंसीज के द्वारा। चाइना का पर्टिकुलर बेसिस पे बांग्लादेश के कई सारे एयरपोर्ट्स पे उनको फिर से री स्टार्ट करना, रिस्टोर करना उनके एयरपोर्ट्स को। ऑल ऑफ दीज जब आप देखेंगे ना इन सारी चीज़ों को, सीआईए के द्वारा जब शेख हसीना को रिजीम चेंज कराया गया, उसके बाद इंडियन में भी रिजीम चेंज की कोशिश की गई, वोट चोरी और डेमोक्रेसी खतरे में है उसके स्लोगन्स के साथ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस प्रकार से हटने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी और हमारे लोग, हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो लोग इतने सशक्त हैं जो कि बाहरी इन्फ्लुएंस को ईजिली काउंटर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंटरवीन किया जाता है, श्रीलंका में किस तरह से रिजीम चेंज कराया गया, नेपाल में किस तरह से रिजीम चेंज कराया गया, बांग्लादेश में किस प्रकार से रिजीम चेंज कराया गया, पाकिस्तान में इमरान खान की हालत क्या है। आज उनके इमरान खान के पत्नी और लड़के और बच्चियां उनकी केवल ये मांग रहे हैं कि प्रूफ दे दो कि ही इज़ अलाइव और नॉट हैं। आपने देखा म्यांमार में, देखा कंबोडिया में, देखा किस तरह से मिलिट्री कूच कर दिया गया, म्यांमार में किस तरह से मिलिट्री डिमोलिश कर दिया गया, वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। ये क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये सारे खुद के दम पे ग्रोथ करना चाह रहे थे, बीइंग न्यूट्रल और रेशनल होकर। लेकिन जो भी पावर में बैठे गवर्नमेंट है, जैसे यूएस हो गया, सारी जो एजेंसीज हैं वो चाहती हैं कि भाई हमारे तरफ अलाइनमेंट ज़्यादा हो, स्पेशली यूएस के द्वारा प्लॉट किया गया पूरा शेख हसीना के द्वारा। और जब मैं बांग्लादेश का देख रहा था, तो तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का एक्टिवली होना बांग्लादेश में। और ये तीनों आपको पता ही है कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया टू द इंटेलिजेंट लेवल। उसके बाद तुर्की नाउ डेज हैज़ बिकम द सूंड की नाक में जो चींटी होती है ना, वो बन चुका है तुर्की। हमेशा किसी न किसी माध्यम से पाकिस्तान को बैक करना, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर इस प्रकार से अराजकता फैलाना, वहाँ पे मस्जिद बनवाना और भी सारी चीज़ों की तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और ये सारे मिलकर किसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं? इंडिया के खिलाफ। तो वी हैव टू बी मोर अवेयर अबाउट दिस। और माइनॉरिटीज़ की हालत को लेकर हमें कंसर्न दिखाना पड़ेगा। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार का सिंपल ही था कि भाई बुलाया बांग्लादेश के एम्बेसडर को, समन किया, 4 बार समन किया। 4 बार समन करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक द ठोस स्टेप ना, स्ट्रॉन्ग स्टेप हमें लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल का नागरिक अगर किसी भी देश में कुछ भी होता है, तो इसराइल हैज़ वेंट टू दैट कंट्रीज डोर एंड से कि भाई क्या हुआ, क्यों मरा, हमें चाहिए, सारी चीज़ें हमें चाहिए क्लियरली। तो ये हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ के देखिए, हमारे आप 22% से, मैं देख रहा था 22% से एक 1.6% आ गया पाकिस्तान में। 1947 में 22% के करीब हिंदूज थे। और वहाँ से लेकर आज़ादी के करीब 2 लाख से 3 लाख लोग केवल उस दिन जब पाकिस्तान बना उस दिन मारे गए, जब पलायन करके यहाँ से वहाँ कर। तो 22% से 2% पे हिंदूज का आ जाना, ये दिखाता है कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज़ के साथ और उनके राइट्स के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है अदर कंट्रीज़ में। और जो लोग इंडिया के प्रति राग अलापते रहते हैं कि उमर खालिद को जेल में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो माइनॉरिटी मुस्लिम से बिलोंग करता है, ऐसी बात नहीं है। कर्नल पुरोहित को भी देख सकते हैं, कई सालों तक उन पर हिंदू टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितना प्रेशर बनाया गया, लेकिन अल्टीमेटली ही हैज़ बीन नॉट, ही डिडंट से दैट जो वो चाहते थे। हैं? तो माइनॉरिटीज़ की हालत क्या है किसी भी देश में, आप नहीं सोच सकते। इंडिया के अलावा, क्योंकि इंडिया में समझ सकते हैं पारसीज, ज्यूज़ भी इंडिया में है।
समझ सकते हैं, ज्यूज़ भी इंडिया में, उनकी भी राइट्स की हमारे यहाँ कदर की जाती है। और सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया के जो लोग हैं वो कहते थे कि भाई बताओ, कुछ भी घटना होती थी तो भाई माइनॉरिटीज़ के राख, ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले गए अब? क्यों नहीं दीपू दास के लिए किसी ने बोला? क्यों नहीं दीपू दास और वहाँ पे अमृत मंडल, खोखन दास के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला? तो ये हिपोक्रेसी दिखाती है। हमें खुद को सशक्त करना है, हमें खुद को उस लेवल पे ले जाना है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार की रिस्ट्रोकेसी होती है तो वी वुड बी स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दैट, अदर देन कि भाई हम सरकार के गेट खटखटाते रहें, पुलिस के गेट खटखटाते रहें और सबके द्वार द्वार भटकते रहें और अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या? घंटा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, हिंदूज़ की जान की कीमत एक मुर्गी की जान की कीमत के बराबर भी नहीं रह चुकी है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में मेजोरिटी कौन है? हिंदूज़ हैं, लेकिन उनके साथ घटनाएं किसके साथ हो रही है? कौन मारा जा रहा है? हिंदू मारे जा रहे हैं। कोई भी माइनॉरिटी के खिलाफ बताइए ऐसी घटना, उदयपुर कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ? एक सोशल मीडिया पर सपोर्ट के पोस्ट डालने पर उसकी मृत्यु कर दी जाती है। हम्म? मैं इस चीज़ को कहने में भी मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम मेजोरिटी में होने के बाद भी हमारे कम्युनिटी के लोग एक लेवल पे भी, किसी भी लेवल पे जाकर नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने से ही माइनॉरिटी में होने के बाद में, नूह में देख लीजिए, संदेश खली में देख लीजिए, अनगिनत, आई हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल कि भाई आप जाके चेक कर लीजिएगा क्या क्या घटनाएं मेजोरिटी में होने के बावजूद भी हुआ। बांग्लादेश में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहाँ ईंट रखी जा रही है, वहाँ पे भी बांग्लादेशी और मुसलमानों को बचाने के लिए किस प्रकार से ममता बनर्जी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यही वही लोग हैं जो सीए और एनआरसी का विरोध करते हैं। जब हिंदू माइनॉरिटी अदर देश में मरते हैं और उनको लाने के लिए भारत सरकार जब सीए और एनआरसी जैसे नियम लाती है कि भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और तो वो लोग इसको विरोध करते हैं, नहीं आने देते। और जब माइनॉरिटी मरते हैं तो फिर यही सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर जाकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। देखिए, कहना बहुत आसान है लोगों को, पर हमें अपने आप को प्रबल करना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ों को जानना पड़ेगा, हमें वाइज होकर चूज़ करना पड़ेगा कि टू हुम वी आर गोइंग टू वोट, ताकि आने वाले समय में ये सारी घटनाएं इंडिया में भी हो सकती हैं, इंडिया में हो रही हैं। कन्हैया लाल के साथ देख लीजिए, और भी अनगिनत एग्जाम्पल उठा के, मुर्शिदाबाद, संदेश खली, नूह खली, मेवात, यहीं हरियाणा की बात है, आप देख लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, आपको हमें आपको ही सशक्त होना पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते। बाकी ये था हिंदूज़ की हालत। आपको, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको भी पता है क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।